बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर 4 में जिक्र हो रहा है फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट में हम आगे चल रहे थे और हमने फ्री और फिर कंसेंट इनके मीनिंग्स को एलेबोरेट कर लिया था। हमने कहा था कि अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोजन, undue influence, fraud, misrepresentation और मिस्टेक। इसका मतलब है इनमें से कोई एक भी एलिमेंट हो गया तो कंसेंट फ्री नहीं होगा। फिर हमने कोजन को डिफाइन कर लिया। कोजन मीन सम काइंड ऑफ थ्रेट और फिजिकल फोर्स इज यूज्ड टू कॉज द अदर पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कमिटिंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पिनल कोड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने कहा जी हाउ कंसेंट कैन बी एक्सरसाइज, तो इसके 3 तरीके आगे थे। और अगर कंसेंट एक्सरसाइज हुई है तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। किसके? उस पर whose consent was caused by coercion। और अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना है, कैंसिल करना है, सेट असाइड करना है तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी अप्लाइड and burden of proof will be on the person who want to rescind the contract। फिर उन्होंने कहा जी कंसेंट कोजन कहाँ अप्लाई हो? कहीं भी अप्लाई हो, अगर केस पाकिस्तान में फाइल होगा तो फिर यही उसूल लगेंगे, ठीक है ना। कोजन जो है हो सकता है पाकिस्तान में अप्लाई ना हुई हो। फिर हम और आगे चले और हमने इसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस को देखा। सिमिलर केस था सारा कुछ, सिवाय इस बात के कि मॉरल और मेंटल प्रेशर इज यूज्ड। फिर लॉ की एक प्रिजम्पशन आ गई, प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। फिर हमने इन 4-5 बातों को अंडरस्टैंड कर लिया। ने कहा जी लॉ ने प्रिज्यूम कर लिया है कि इनमें से जो बंदा डोमिनेंट पोजीशन पे था उसने कोजन अप्लाई की हुई है, लेकिन अगर उसने नहीं की हुई है तो वो 3 बातों से उस बात को सेट असाइड कर सकता है, रीबिटेड कर सकता है। नंबर 1, फुल डिस्क्लोजर गिवन था, यानी जिस पार्टी से ये ट्रांजैक्शन हो रही थी उसे सारा कुछ पता था। प्राइस वाज एडिक्वेट एंड वीकर पार्टी ऑब्टेन इंडिपेंडेंट एडवाइस। अगर ये 3-4 बातें अदालत में साबित कर दी जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? रिबेटेड कर सकते हैं उस प्रिजम्पशन को जो लॉ ने ले रखी है कि जो डोमिनेंट पार्टी है उसने तो कोजन अप्लाई किया हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया हुआ है। अच्छा जनाब, फिर और हम आगे चले। फिर उन्होंने कहा जनाब ये नहीं है कि आप हर जगह हर सिमिलर उसको, फिर लॉ ने कुछ आपको एग्जाम्पलीफाई करके लैंडलॉर्ड टेनेंट, क्रेडिटर डेटर, हस्बैंड वाइफ, प्रिंसिपल एजेंट या एनी अदर कोई भी रिलेशन है और वहां कोई बंदा कहता है कि जनाब मैं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में था, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु वांट टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा जनाब, फिर हम इससे आगे चले। अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोजन को हमने आपस में कंट्रास्ट में भी देख लिया। फिर हमने कुछ पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किए और आई होप कि आपने इनको लिख कर देखा होगा। फिर हम पहुंच गए थे फ्रॉड के ऊपर। फ्रॉड को लास्ट टाइम हम डिफाइन करके गए थे। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। अगर इस इंटेंट से ये काम किया गया कि आप सामने वाले को क्या करना चाहते हैं? डिसीव करना चाहते हैं, यानी उसको सही बात पता ना चले, उसे रियल फैक्ट पता ना चले। नंबर 1, a person give a statement which is false and person knows it to be false। एक बंदे ने गलत स्टेटमेंट दी है और जानबूझ के, इसे पता है कि मैं गलत स्टेटमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट, दानिस्ता बड़ी प्लानिंग करके बड़े तरीके से कंसील किया गया है फैक्ट को, रियलिटी को। प्रॉमिस विदाउट
इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, अभी थोड़ी डिटेल में भी चलते हैं आज इसके ऊपर। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। लॉ किसी एक्ट को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दे कि यार ये एक्ट है ही फ्रॉड, अब आपकी इंटेंशन थी, इंटेंशन नहीं थी, बस वो फ्रॉड की डेफिनेशन में आ गया। ऑब्वियसली आइंदा के लिए जिंदगी में वो क्या बन गया, फ्रॉड बन गया। अच्छा जी, यहां से हमने आज शुरू करना, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड एसेंशियल्स क्या, यानी कब हम कहेंगे कि ये फ्रॉड हुआ है। नंबर 1, पार्टी और हिज एजेंट, या वो बंदा खुद फ्रॉड करेगा या उसका एजेंट फ्रॉड करेगा। असल में यहां से हमने नतीजा ये निकालना है कि किसी स्ट्रेंजर की किसी वजह से आपने गलत कॉन्सेप्ट ले लिया तो वो फ्रॉड के जिम्मे में नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, पर्सन नोज इट टू बी फॉल्स, ये तो जाहिर है फ्रॉड होने के लिए जरूरी है। रिलेट टू फैक्ट नॉट ओपिनियन। अब फैक्ट और ओपिनियन का मतलब है, फैक्ट तो एक सॉलिड चीज का नाम है ना, और ओपिनियन तो मेरी राय है, आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। एक है फैक्ट, हम कह रहे हैं जनाब फलां चीज के बारे में कोई फैक्ट है, ये गाड़ी किस मॉडल की है, ये गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है, ठीक है ना, ये गाड़ी अगर इंपोर्ट हुई है, सेकंड हैंड गाड़ियों में आई है तो किस ग्रेड में इंपोर्ट हुई है। दीज आर द फैक्ट्स। एक है ओपिनियन, मेरी राय, मैं कह रहा हूं मेरी राय में तो बड़ी अच्छी गाड़ी है। अब इन दोनों के अल्फाज में ही फर्क है, इनकी इंटेंसिटी में ही फर्क है। अगर कोई शख्स किसी बात को एज अ ओपिनियन बता रहा है तो वो फ्रॉड नहीं कर रहा, ये तो वो बता रहा है यार मेरी राय ऐसे है, मेरे ख्याल में ऐसे है। एक है फैक्ट बताना, आप किसी शोरूम पर गए और वहां पर सेकंड हैंड गाड़ियां इंपोर्ट हुई थी, आपने पूछा यार किस ग्रेड में इंपोर्ट हुई है, उसने कहा जी ए ग्रेड में इंपोर्ट हुई है या A+ में इंपोर्ट हुई है, ठीक है ना, या ग्रेड आगे वो ऐसे भी होता है, 5 का मतलब है बिल्कुल ठीक, 4.5 का मतलब है जरा कम, ऐसे जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वो गाड़ी की क्वालिटी कम होती जा रही। एक गाड़ी इंपोर्ट हुई है 4.5 ग्रेड के साथ और आप बता रहे हैं कि ये 5 ग्रेड की गाड़ी है। अब ये फ्रॉड है बिकॉज आप एक फैक्ट को गलत नरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक है ओपिनियन, कोई बंदा आपसे ओपिनियन लेता है, यार आपके ख्याल में गाड़ी कैसी है, कहता है मेरे ख्याल में तो बड़ी अच्छी गाड़ी है। अब इन दोनों बातों में जो फर्क है वो समझने की कोशिश करनी है आपने। फैक्ट को बयान करना गलत, फैक्ट को गलत बयान करना फ्रॉड है, ओपिनियन गलत देना भी फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वो तो है ही मेरी ओपिनियन, मेरी राय में ऐसे, भाई आपकी राय कुछ और हो सकती है, इसलिए ओपिनियन में मसला नहीं है। एक्टेड बाय द अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट। आपने गाड़ी इंपोर्ट की, आपने कहा जनाब गाड़ी ग्रेड 5 की है, हालांकि गाड़ी इंपोर्ट हुई थी 4.5 ग्रेड में, ठीक है ना, गाड़ी इंपोर्ट हुई थी 4.5 ग्रेड में, लेकिन आपने जो गाड़ियों के ऊपर लगाया होता उन्होंने फ्रंट स्क्रीन के ऊपर ही लिख के लगाया होता कि किस ग्रेड में इंपोर्ट हुई, आपने यहाँ ग्रेड लिखा हुआ है ग्रेड 5। लेकिन जो बंदा गाड़ी लेने आया उसने कहा था गाड़ी मैंने थोड़ी चेक कर लिया, मैं पार्क व्हील से इसकी इंस्पेक्शन करवाऊंगा, ठीक है ना, पार्क व्हील गाड़ियों की इंस्पेक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, थोड़े से पैसे चार्ज करता है। उसने कहा जी मैं पार्क व्हील से गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाऊंगा, आपकी मेरी प्राइस तय हो गई है, अगर पार्क व्हील ने कंफर्म कर दिया कि जो आप क्लेम कर रहे हैं यही सारा कुछ है, ओके हमारा सौदा हो गया, मैं आपको टोकन दे देता हूँ थोड़ा सा, आप मुझे अलाउ करें कि मैं पार्क व्हील के बंदे को कॉल करूं, वो आकर गाड़ी को क्या कर देगा, इंस्पेक्शन कर देगा। पार्क व्हील का बंदा आया, उसने गाड़ी इंस्पेक्शन की, उसने भी कहा जी ग्रेड 5 में गाड़ी इंपोर्ट हुई है, आपने गाड़ी परचेज कर ली। 2-4 दिन के बाद आप किसी अपने जानने वाले के पास, मैकेनिक के पास, किसी और जरिए से आपको पता चला कि गाड़ी ग्रेड 5 में इंपोर्ट नहीं हुई। अब
अब आपने कहा यार डीलर ने तो मेरे साथ फ्रॉड किया, लॉ कह रहा है कि नहीं, ये फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं आया। हालांकि उसने दानिस्ता झूठ बोला है, ही नोज कि ये ग्रेड 4.5 की गाड़ी है, लेकिन ये जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है ना, इसने आके उस बंदे को सेव कर लिया। फोर्थ इंग्रेडिएंट क्या कह रहा है? एक्टेड बाय अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स। अगर तो उसके कहने पर गाड़ी में ले लेता ना और फिर मुझे पता चलता तो ये फिर फ्रॉड के डेफिनेशन में आता, लेकिन मैंने उसके कहने पर तो काम नहीं किया, मैंने तो रिलाई किया पाक व्हील्स के ऊपर, ठीक है ना, मैं तो चला गया था पाक व्हील्स में, उसकी बात पे तो मैंने रिलाई नहीं किया। एक्टेड बाय अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको अपनी आई कैप की किताबों में या लॉ ने जिन एग्जांपल्स को लिया हुआ है वो ऐसे लिया हुआ है कि आप एक हॉर्स खरीदने गए थे और आपने पूछा कि जी हॉर्स ठीक है, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और उस बंदे ने उसको कहा कि नहीं यार मैं किसी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाकर चेक करवा लेता हूं हॉर्स, तो फिर हम आगे चलेंगे। जैसे ही आपने उसकी स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं किया, भले थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई, भले थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई। जैसे एक बंदा कहता है, वो गाड़ी वाली एग्जांपल से ही दोबारा चलते हैं, वो कहता है, आप पूछते हैं यार गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है? कहते नहीं एक्सीडेंट नहीं है जनाब, हमारी आवाज है, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं। अगर तो छोड़ो यार, तुम गाड़ी बाहर निकालो, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। या आप मैकेनिक साथ लेके गए हुए थे, मैकेनिक ने गाड़ी चेक करके तो मैं कहा सर गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, आप ले लें। अब आप उस बंदे ने जो स्टेटमेंट दी उस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद बात को क्या कर रहे हैं? वैल्यूएट कर रहे हैं, आप बात को खुद देख रहे हैं। तो ये फोर्थ इंग्रेडिएंट बड़ा अहम है, एक्टेड बाय अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। हमने उसकी फॉल्स स्टेटमेंट पर अमल किया है तो देन फ्रॉड है, अदरवाइज फ्रॉड नहीं है। फिर एक और बात है, ये अगरचे चैप्टर 8 में जाके दोबारा लिंक होगी, अदर पार्टी सफर्ड अ लॉस। जी बच्चे, हाँ, फिर अगर वो लफ्ज़ ये बोले ना मेरे ख्याल से 5 किया है, फिर फ्रॉड नहीं हुआ। अगर फैक्ट को एज अ ओपिनियन बताया जाए मेरे ख्याल में, फिर फ्रॉड नहीं। ओपिनियन पे आपने गाड़ी ले ली, कुछ नहीं हुआ, फिर भी फ्रॉड नहीं हुआ। वो वर्डिंग बता रही है ना मेरे ख्याल में। अब ख्याल में का मतलब है कि मेरे पास सबूत कोई नहीं है, जबकि ग्रेड के तो वहां से वो ऑक्शन शीट और वो सारे डॉक्यूमेंट आते हैं ना। अब आप पूछते हो कि यार इसे और जरा रियलिटी के करीब ले आते हैं, आप कहते भाई इसकी ऑक्शन शीट अवेलेबल है, कहते सर ऑक्शन शीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में गाड़ी 5 ग्रेड की है, कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल में। आपने बात को एज अ ओपिनियन बताया, मेरी राय में, मेरे ख्याल में, ये तो मेरी राय है, ठीक है ना। अदर पार्टी सफर्ड अ लॉस। अब जरा एक मजेदार बात, गाड़ी आपने 4.5 ग्रेड की थी एक्चुअल, आपने खरीदी 5 ग्रेड की करके, उसकी फैक्ट बयान करने पे फर्ज किया आपने गाड़ी खरीदी 7.2 मिलियन की, नेक्स्ट डे आपने गाड़ी बेच दी 7.8 मिलियन की। बाद में आपको पता चला कि गाड़ी तो यार 4.5 ग्रेड की थी। आपका कोई फ्रॉड नहीं हुआ, बिकॉज आपको कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है ना, आपको कोई लॉस नहीं हुआ। ये बात भी याद रखनी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये हमें इन सारे लॉस की मदद से कर क्या रहा है? हमें लॉस से सेव कर रहा है, हमें लॉस से सेव कर रहा है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट तो नहीं है ये, ठीक है ना। लॉ ये नहीं करा कि आप ऐसा करेंगे तो जनाब सजा होगी, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सामने वाले का नुकसान ना हो जाए। तो सामने वाले का नुकसान होना जरूरी है अगर आपने फ्रॉड का केस करना है, और अगर सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर भी फ्रॉड का केस नहीं बना।
थर्ड पार्टी को कोई भी बुला सकता है, मतलब थर्ड पार्टी को कोई भी बुला सकता है, लेकिन जिसने खरीदना हो वो भी बुला सकता है, जिसने सेल करना हो वो। नहीं, अगर सेल करने वाला बुलाएगा तो थर्ड पार्टी नहीं, तो एजेंट हो गया। अगर वो जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप एक गाड़ी देखने गए हैं, वहां एक बंदा और आया हुआ था, जेन्युइनली एक बंदा आया हुआ था, उसने कुछ ऐसे कमेंट किए कि आप एकदम बाइस्ड हो गए। उसने कहा कि सर अगर आपने नहीं लेनी, हमें तो बड़ी समझ आ रही है, हमें गाड़ियों की समझ भी है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आप वहम कर रहे हैं, अगर आपने नहीं लेनी तो आप पीछे उठे, हम सौदा करने लगे। आपने कहा यार एक बंदा ये लग भी समझदार बंदा रहा है और ये लेना चाह रहा है तो फिर मैं ही क्यों ना ले लूं। बाद में पता चला यार वो बंदा गलत कह रहा था। अब ये शोरूम वाले का बंदा नहीं है, जेन्युइनली शोरूम वाले का बंदा नहीं है। ये वाली बात पॉइंट नंबर 1 में कवर हो रही है कि क्या आप भी आपके साथ फ्रॉड हुआ। लॉ कहता है बिल्कुल कोई फ्रॉड नहीं है भाई, ना उस पार्टी ने कोई कैसा ऐसी स्टेटमेंट दी, ना उसके एजेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी, ना पार्टी ने स्टेटमेंट दी, ना उसके एजेंट ने स्टेटमेंट। लॉ कहता है कोई मसला नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर ये बंदा हमने ही प्लांट किया हुआ था, वो तो फिर आपका एजेंट ही हो गया ना, फिर तो डबल फ्रॉड हो गया। को वो बुलाते हैं, सेलर बुलाता है। नहीं, सेलर ने तो बुलाना क्यों है, सेलर क्यों बुलाएगा। सेलर बाद दफा ऐसे बुलाता है, ऐसे बुलाता है, सेलर बाद दफा ऐसे बुलाता है, मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है, मैं पाक व्हील से 8,000 रुपया लगेगा इंस्पेक्शन करवा के, अगर अगले बंदे को रिलायंस आ जाए और मैं ये शेयर कर रहा हूं कि भाई पाक व्हील की इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये है, अगर मैं इसको टेम्पर्ड नहीं कर रहा तो अब मेरे ऊपर कोई फ्रॉड का केस नहीं है, मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से सही बता रहा हूं, जो कुछ मुझे बताया गया पाक व्हील ने वो मैं बता रहा हूं, अब तो मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा। लेकिन मैंने पाक व्हील से इंस्पेक्शन करवाई और फिर उसको फोटोशॉप करके उसमें कुछ चेंजेस कर दी, तो अब यकीनन फ्रॉड का केस हो गया, ठीक है ना। बाद दफा पाक व्हील्स को अगर थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवानी है और सेलर ने, उसका ये फेज होगा, सेलर एक एक बंदे के लिए, गाड़ी तो 50 लोग देखने आ रहे हैं, अब मैं 50 दफा तो पाक व्हील को नहीं बुलाऊंगा ना। हाँ आप बुला सकते हो, आप तो पहली दफा गाड़ी लेने लगे हो, वन ऑफ खरीदने लगे हो, आपने कहा यार मैं 70 लाख की गाड़ी जो खरीद रहा हूं, मैं 7,000 इंस्पेक्शन करवा के अपना डाउट दूर कर लूं, गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं। मैकेनिक तो जाते थे नॉन साइंटिफिक तरीके से गाड़ी को वैल्यूएट करते थे, इन्होंने आके थोड़ा सा उसको साइंटिफिकली वैल्यूएट करना शुरू कर दिया। और ये जाहिर एक प्रोफेशनल लोग हैं, ये बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग आपको हम कर देंगे। आप भी जिंदगी में कभी करने लगे तो कोई ऐसी सहूलत अवेलेबल है तो यू कैन यूज दैट, ठीक है। कोई भी सर्विस आप यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उसके पैसे तो पे करने ही होते हैं। थोड़ा रिलायंस आपका आ जाएगा, बेहतर हो जाएंगे आप। अब अगर सामने वाले की बात ही आपने नहीं रखी, आपने कहा नहीं तुम पीछे आ जाओ, मैं पाक व्हील से करवा रहा हूं, अब ये मसला बिल्कुल और कैटेगरी में चला गया है, ठीक है ना। क्योंकि यहां ये कह रहा था पर्सन एक्टेड बाय द अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। आपने फॉल्स स्टेटमेंट की बेस पे नहीं अमल किया, बल्कि आपने अपनी वैल्यूएशन की। हाँ ये गलत बात है, अगर जो हमारे सिलेबस का इस वक्त हिस्सा नहीं है, क्या अगर पाक व्हील ने गलत इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी है तो क्या स्टेटस है पाक, ये तो आपका और पाक व्हील का रिलेशन डिस्कस हो रहा है। नहीं, अभी लॉ आपको पढ़ा रहा है, आपका और गाड़ी के सेलर के रिलेशन की बात हो रही है। क्या सेलर ने फ्रॉड किया कि नहीं किया, अभी ये वाली गुफ्तगू हो रही है। पाक व्हील ने गलत रिपोर्ट दी है, क्या पाक व्हील ने फ्रॉड किया कि नहीं किया, ये बात अभी हमें यहां नहीं पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। ये बात हमें यहां नहीं पढ़ाई जा रही है। इस वक्त हम गाड़ी के सेलर और अपने दरमियान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि वो फ्रॉड का केस नहीं बना है। रीजन, आपने उस बंदे की इवन फॉल्स स्टेटमेंट दी, उसने दी फॉल्स स्टेटमेंट, लेकिन आपने उसके फॉल्स स्टेटमेंट पर अमल नहीं किया, बल्कि आपने अपनी विजिलेंस इस्तेमाल की। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अफेक्ट क्या हुआ, वॉइडेबल, वैसे कॉन्ट्रैक्ट का वही स्टेटस हो गया जो ऑलरेडी चल रहा था। क्वेश्चन में क्या हुआ था, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या हुआ था, वॉइडेबल। यहां भी फ्रॉड में क्या हो गया, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल बट नॉट इन द फॉलोइंग केसेस। वो कहते हैं वॉइडेबल हो गया, जनरली वॉइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट,
लेकिन वो कहते हैं कुछ केसेस ऐसे हैं जहां ये वॉइडेबल नहीं हुआ। इफ द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉडुलेंट साइलेंट बट अग्रीड पार्टी कुड हैव डिस्कवर विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। वो कहते हैं यार सामने वाला तो फ्रॉड ही कर रहा था, ठीक है ना, बट जो फैक्ट था ना, बट द एग्री पार्टी कुड हैव डिस्कवर विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। वो कहता है अगर आप अपनी आंखें खुली रखते तो भाई आपको बात समझ आ जाती, आपके साथ कोई लंबा चौड़ा फ्रॉड नहीं हो रहा था, सामने वाले ने झूठ बोला है, लेकिन आपने भी तो अपनी आंखें खुली रखनी थी ना। वो एक इस तरह की लीगल उसमें ना उर्दू के में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुश्तरी होशियार बाश, कभी शायद आपने अखबार वगैरह में स्टार में पढ़ा होगा। इसका मतलब यही है कि भाई आपने भी अपनी आंखें खुली रखनी। तो चौकीदार होता है ना, रात को आवाज लगाता रहा, जागते रहना भाइयों, जागते रहना भाइयों। कुछ जाग, अगर हम नहीं जागते रहे तो तेनों चौकीदार क्यों रखा है, ठीक है ना। तो ये वो वाली बात है कि यार आपने आंखें बंद करके बिलीव नहीं करना। मसलन उसने कहा जी 5 ग्रेड की गाड़ी है, ओके जी, डन हो गया जी, सौदा दे दिया जी, पैसे ले लिए जी, घर आए ऑक्शन शीट खोली तो उसके ऊपर लिखा हुआ 4.5 ग्रेड। तो कहता है अब आपके साथ फ्रॉड नहीं हो, वॉइडेबल नहीं है, वो फ्रॉड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। कहते क्यों? कहते यार आपको वहां किताब खोल के देखनी चाहिए थी, इसमें कोई मैकेनिक रिक्वायर्ड कोई नहीं था। ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का मतलब है एक आम फहम रखने वाला आदमी भी उसको पहचान सकता था, उस तक पहुंच सकता था अगर तकलीफ कर लेता तो, ठीक है ना। ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का मतलब एक है मैकेनिक एक्सपर्ट लेवल नॉलेज, नहीं मुझे एक्सपर्ट लेवल नॉलेज नहीं था, उसने कहा जी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, मैंने अपने तौर पे थोड़ा सा देखा भी, मैंने कहा हाँ यार लग तो ठीक ही, मैं ले आया हूँ, अब गाड़ी एक्सीडेंटल है। ये ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं थी, ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज था, मेरे साथ झूठ बोला गया, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड का केस बनेगा। लेकिन एक कागज के ऊपर लिखा हुआ है, ऑक्शन शीट के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये ग्रेड 4.5 में इंपोर्ट हुई है गाड़ी, अब इसमें कुछ भी नहीं कर। आपको कहा गया जी गाड़ी जो है 20,000 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है जनाब 20,000 चली है, देखने में भी सही लग रहा है, लेके घर आ गए, आपने जहमत ही नहीं की, घर आए, बेटा जो है वो जाहिर है ये नई जनरेशन थी, उसने कहा पापा दिखाना जरा, मैं गाड़ी में बैठ के देखना चाहता हूँ। उसने गाड़ी ऑन किया, उसने कहा पापा 70,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी ले ली आपने। कहता नहीं नहीं बेटा 20,000 चली है। कहता पापा इसके मीटर पे लिखा आ रहा है कि 70,000 किलोमीटर चल चुकी। कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए था, कोई एक्सपर्ट लेवल की बात रिक्वायर्ड नहीं थी। तो कहते अगर पार्टी ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, सामने वाले ने झूठ बोला है, if the consent was caused by fraudulent silence but the aggrieved party could have discovered with ordinary diligence। लेकिन यहाँ अल्लाह ने ना इसको एक रिस्ट्रिक्ट किया है, उसने कहा सामने वाले ने खामोशी इख्तियार किया, क्लेम नहीं किया, क्लेम नहीं किया, खामोशी इख्तियार किया। फ्रॉडुलेंट साइलेंस का मतलब है उसने फैक्ट को ना बोल के छुपाया, ठीक है ना। अभी मैं एक दूसरे उससे भी इसको लिंक करता हूं। अच्छा आगे चलते हैं। एग्री पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट, ये पहले वाली बात ही आगे चल रही। एग्री पार्टी टेक बेनिफिट आफ्टर बिकमिंग अवेयर, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको पता चल गया हो यार मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको चाहिए उस ट्रांजैक्शन को फौरन वहीं रोकें, उससे बेनिफिट लेना बंद करें और जाके फ्रॉड का केस फाइल करें। लेकिन अगर आपको वो फैक्ट पता चल गया है और आप उसके बाद भी बेनिफिट ले रहे हैं चीज का, गाड़ी है तो चलाई जा रही है, ठीक है ना, तो फिर भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बचेगा। बात समझ आई है? अच्छा जी। If an innocent third party has acquired some और अगर आपने एक ऐसा बंदा जिसे ये सारी फ्रॉड वाली बात का नहीं पता था, एक थर्ड आदमी ने आपसे आगे वो चीज खरीद ली है, तो अब अगर या तो अगले वाला आप पर फ्रॉड का केस करे, लेकिन आप नहीं कर सकते, आपने तो चीज ली थी, चीज आगे भी बेच दी है, अब आप फ्रॉड का केस, यानी आपके शू में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बचा।
if parties cannot be restored to original position. आप एक राइस सेलर के पास गए और उसे कहा यार मुझे 2 साल पुराने चावल दे दे, ठीक है, उसने आपको 2 साल पुराने चावल दे दिए सो कॉल्ड। जब आपके घर पे वो कुक आया, उसने कुकिंग की, उसने कहा सर मैंने आपसे कहा भी था 2 साल पुराने चावल लाने हैं, आप ये नए चावल ले आए। चलो बहरहाल मैंने पका तो दिए, अब लोग आए, गेस्ट आए, खाकर चले गए, मेहमानों से फारिग फुरिग हुए, थकावट शकावट उतरी, तो अब आप उसके बाद पहुंच गए यार तुमने भाई मुझे 2 साल पुराने चावल देने थे, तुमने नए दे दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया वोइडेबल। कहता जी लाओ दो फिर मेरे चावल वापस। कैसे देंगे, तो वापिस हो ही नहीं सकते। इस तरह की सिचुएशन को लॉ क्या कहता है, व्हेन पार्टीज कैन नॉट बी रेस्टोर्ड टू ओरिजिनल पोजीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का कोई फायदा नहीं है, वॉइडेबल इसीलिए लॉ ने इसको बनाया नहीं है। लॉ कहता है ये 5 चीजें ऐसी हैं, ये 5 बातें ऐसी हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हुआ, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन जिस बंदे की कंसेंट को रिसीव किया गया है। और वो कहते हैं अगर नुकसान हुआ है इनमें से किसी भी बात पे, तो फिर क्या होगा, डैमेजेस लग जाएंगे। डैमेजेस का मतलब होता है सामने वाले को क्या नुकसान हुआ, ठीक है ना। ये डैमेजेस के ऊपर हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसका मतलब है अगर फ्रॉड हुआ था और ये सारी सिचुएशन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, आपने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करें, वॉइड हुआ, रेस्टिट्यूशन अप्लाई हो गया, लेकिन इस सारे काम में आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, तो जिसने फ्रॉड किया उसने ये 2 लाख तो पे करने हैं ना, वरना तो आपका तो फिर भी नुकसान ही हुआ। लेकिन क्या वो जेल जाएगा, क्या थाने जाएगा, क्या उम्र कैद होगी, कुछ भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन से जनरली क्या चीज लगती है, डैमेजेस लगते हैं। डैमेजेस का मतलब होता है एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय द अदर पार्टी, एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस। इसीलिए मैं पीछे कहा था कि अगर गाड़ी आपने 72 लाख की ली और 78 की बेच दी है और पता भी चल गया कि एक्सीडेंटल थी, आपको गलत बताया गया था, भाई आपने को क्या लॉस हुआ है, जज साहब यही पूछेंगे भाई क्या नुकसान हुआ है, कहते जी नुकसान तो नहीं हुआ जज साहब, 6 लाख का फायदा ही हुआ। कहते फिर घर जाओ यार, फिर क्या हुआ, कहते लेकिन इसने झूठ बोला। तो लॉ कह रहा नहीं ऐसे नहीं, सामने वाली पार्टी का लॉस होना जरूरी है, फिर डैमेजेस आप क्लेम करेंगे। अच्छा जी, आजम सेल टू बाबर लोकली मैन्युफैक्चर गुड रिप्रेजेंटिंग देम टू इंपोर्टेड गुड चार्जिंग अ हायर प्राइस, इट अमाउंट टू फ्रॉड इफ आजम नोज दैट दीज गुड्स आर लोकली मैन्युफैक्चर्ड। ये बातें अब हमने एग्जांपल बहुत सारी ऑलरेडी ऐड कर ली। अच्छा जनाब, एक और छोटा सा इशू, फ्रॉड से रिलेटेड एक छोटी सी बात और, इज साइलेंस ऑफ फ्रॉड, क्या किसी चीज में खामोश रहना फ्रॉड है, यानी सही फैक्ट ना बताना फ्रॉड? तो लॉ कहता है साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड। तो कहता है खामोशी फ्रॉड नहीं है। यहां से ही हमने वो वाला जुमला बोला था जो लास्ट टाइम आपके साथ हम बोल कर गए थे, क्या किसी चीज की बुराई बताना जरूरी है लीगली? तो नहीं, कोई जरूरी नहीं, एक्सेप्ट इक्वलिंग टू स्पीच। नंबर 2, फिड्यूसरी रिलेशन। वो कहता है 2 बातें ना हो तो फिर साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड। एक शख्स ने गाड़ी की एड लगाई कि ये गाड़ी बराए फरोख्त है, गाड़ी एक्सीडेंटल है, सामने वाला खरीदने वाला आया है, क्या इसे बताना जरूरी है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है? हाँ, आप ये कहें गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है तो फ्रॉड है।
सामने वाला कहे सर गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, आपने कहा भाई देख लो यार, जब मैंने खरीदी थी मेरे से तो नहीं हुआ। अब ये बड़ी सेफ स्टेटमेंट आ गई। इसका मतलब है मैंने भी सेकंड हैंड खरीदी थी, अगर 0 मीटर खरीदी होती तो फिर तो पीछे से तो एक्सीडेंट होके आ नहीं सकता था। मैंने कहा भाई पिछले 1 साल से मैं चला रहा हूं, जब से मैंने खरीदी है मेरे उससे तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, बाकी मुझे नहीं पता, आप चेक कर लो। अब पता है आपको, लेकिन आप क्लेम नहीं कर रहे कि एक्सीडेंटल नहीं है, लाकर कोई फ्रॉड नहीं हुआ। बात समझ आ रही? फिर लॉ ने एक बड़ी बात की, वो कहते हैं ऐसी साइलेंस जो इक्विवेलेंट टू स्पीच हो। यानी ये एक ना बड़ा लॉ ने एक ऐसा जुमला रखा है जो शायद इतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन रखा है लॉ ने। वो कहते हैं अगर कोई सामने वाला शख्स ऐसा सवाल करते कि खामोश रहने का मतलब हाँ हो, फिर फ्रॉड हो गया। ठीक है ना? मतलब वो कहते हैं भाई अगर गाड़ी में एक्सीडेंटल है तो मुझे बता दो, वरना मैं यही समझूंगा कि एक्सीडेंटल नहीं है। अब आप खामोश रहे तो इसका क्या मतलब? एक्सीडेंटल नहीं है। नाउ मेरी खामोशी इक्विवेलेंट टू स्पीच हो गई है, यानी मेरा खामोश रहना ये क्लेम कर रहा है कि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, और मुझे पता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है। अब मैं खामोशी के थ्रू फ्रॉड कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? इसको लॉ क्या कहता है? इसको क्या लॉ कहता है? साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। वो कहता है यार ये साइलेंस तो इक्विवेलेंट टू स्पीच है, अब तो फ्रॉड हो गया। या दूसरी एग्जांपल लॉ क्या कह रहा है? अगर फिड्यूसरी रिलेशन वाले लोग हैं, बाप बेटा, उस्ताद शागिर्द, डॉक्टर उसका पेशेंट, जहां लोग वकील और उसका क्लाइंट, जहां लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यार ये तो मेरा खैर ख्वातरीन इंसान है, ठीक है ना? अगर फिड्यूसरी रिलेशन है, एटमोस्ट ट्रस्ट का रिलेशन है, और वहां कोई आदमी साइलेंस रखता है, नहीं बताता, कि वो कहते ना मैंने बताना क्यों था भाई, मैंने तो कहा था गाड़ी बेच रहा हूं, लेकिन गाड़ी किसे बेच रहे हो? एक बेटा अपने बाप को बेच रहा है, या बाप अपने बेटे को बेच रहा है। अब रिलेशन क्या है? फिड्यूसरी रिलेशन है। अब बताना जरूरी है। रिलीजियसली तो इस्लाम की रूह से तो हर एक को बताना जरूरी है, हर एक को बताना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई चीज बेचो तो उसके ऐप बयान कर दो, अगर उसमें कोई चीज खराब है तो बता दो सामने वाले को। लेकिन लॉ का एथिकल लेवल यहां नहीं खड़ा। अगर आप फिड्यूसरी रिलेशन में तो फिर बता दो। आम आदमी है, कोई जरूरी से को भाई खुद देख लो, आप क्लेम ना करें, गलत क्लेम ना करें बस। सॉरी दोबारा कहें? साइलेंस फ्रॉड को ना अगर हम कॉलेज वाली एग्जांपल दें, हम उनके पास ये एडमिशन के लिए, तो कॉलेज वालों ने कहा कि आप ये फाइल हमने ऑनलाइन एडमिशन फिजिकल में एडमिशन करवाना था, उन्होंने फॉर्म दिया, हमने फिल किया, नीचे लिखा हुआ था कि आप मतलब कि फिजिकल में सीट्स अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो हमने सबमिट करवा दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे पता था कि सीट्स नहीं है, सर वो फ्रॉड नहीं हो गया? नहीं हो, वही बात फिर वो पिछला उसूल लगेगा कि नंबर 1 ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता चल रहा था कि नहीं चल रहा था। ऑर्डिनरी डिलीजेंस का क्या मतलब था? If the consent was caused by fraudulent silence, but aggrieved party could have discovered with ordinary diligence. ये बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने जो बताई है वो इस पर पूरी उतरेगी कि सामने वाला खामोश रहा, साइलेंस रहा, उसे पता था कि ये बच्चा ऑनलाइन का फॉर्म फिल कर रहा है, बच्चा इग्नोर कर रहा है, बच्चा समझ रहा है मैं फिजिकल का कर रहा हूं, ठीक है ना? नहीं, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वहां लिखा भी हुआ था, आप पढ़ते, आप कोई बात करते तो आपका कसूर है, ना लिखा होता तो फ्रॉड था, फिर तो पक्का फ्रॉड था, फिर तो पक्का फ्रॉड था, ठीक है ना? तो लॉ असल में यही बताना चाह रहा है, क्या साइलेंस फ्रॉड है? तो कहते हैं इसका जनरल आंसर क्या आ गया? नो, साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड, साइलेंस इज नॉट ए fraud except equivalent to speech or
और fiduciary relation. Amir sell by auction to Bano a horse which Amir knows to be unsound. Amir says nothing to Bano about the horse unsoundness. This is not a fraud by Amir. देखा यार ये घोड़ा सेल के लिए है, अगला बंदा गया उसने चेक नहीं किया, क्लेम नहीं किया। अगर वो पूछता कि जी घोड़ा ठीक है और वो कहता ठीक है, अब तो फिर फ्रॉड हो जाता, खामोश रहे। अब देखना इन दो का रिलेशन क्या है। अमीर सेल बाय ऑक्शन टू बानो, अब रिलेशन कोई नहीं बताया गया, लेकिन अमीर अगर फादर होता बानो का तो यही फ्रॉड हो जाता। बात समझ आ रही ना? फिड्यूसरी रिलेशन आ जाता तो फ्रॉड हो जाना था, क्योंकि फिड्यूसरी रिलेशन में खामोश नहीं रहा जा सकता, सामने वाले को डिफेक्ट बताना पड़ेगा। अमीर सेल बाय ऑक्शन टू बानो अ हॉर्स व्हिच अमीर नोज टू बी अनसाउंड. Amir says nothing to Bano about the horse unsoundness. Bano is Amir's daughter and has just come of age, यानी minor ना हो ताकि उधर जहर ना चला जाए. Here the relationship between the parties would make it Amir's duty to tell Bano if the horse is unsound. This is fraud by Amir. Amir sell by auction to Bano a horse which Amir knows to be unsound. Bano says to Amir, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. Amir says nothing. अब ये एक एक्सेप्शनल बात है, ऐसे कोई बात करता नहीं है, लेकिन लॉ ने इसको कवर किया. Here Amir silence is equivalent to speech. If the horse turn out to be vicious, Amir can be held liable for fraud. क्लियर होगी ना बात? कोई रिलेशन नहीं है, साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड. जनरल उसूल लगा, जनरल उसूल है साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड. बात क्लियर हुई है? साइलेंस इज नॉट ए फ्रॉड. एक्सेप्शन इक्विवेलेंट टू एक्सेप्शन फिड्यूसरी रिलेशन. जनरल रूल एक्सेप्शन 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 फिड्यूसरी रिलेशन, एक्सेप्शन साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच. बात क्लियर होगी? नहीं, नेगेटिव कंफर्मेशन में असल में वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी ना. ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि उसके जुजियात हैं. ठीक है ना? वो था कि विल यू परचेज माय हाउस फॉर, ये वो वाली बात हो रही थी जहां ऑफर और एक्सेप्टेंस करवाई जा रही थी. ये तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर बातें हो रही हैं. ठीक है ना? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते थे. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते थे. जी सर, अगर एजेंट होता सेकंड केस में, हॉर्स की जो डील है वो फादर और डॉटर में होगी, लेकिन एक एजेंट की नहीं, एजेंट का कोई रिलेशन नहीं है. और हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे बात. कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज बिटवीन प्रिंसिपल एंड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. एजेंट तो बीच में फैसिलिटेटर आया है, यानी मैं कहूँ यार मैं अब अपने बेटे या बेटी से झूठ नहीं बोल सकता तो एजेंट डाल देता हूँ बीच में ताकि फिड्यूसरी रिलेशन से निकल जाऊं. नहीं, रिलेशन तो फिड्यूसरी रहा. मेरा बेटा तो फिर भी यही सोच रहा होगा कि यार ये तो पापा का ही एजेंट है ना, पापा क्यों मुझसे फ्रॉड करेंगे. ये वाली जो बात है ना, ये वाली जो परसेप्शन है, लॉ इसको कवर कर रहा है कि जहां एटमोस्ट ट्रस्ट का रिलेशन है वहां एथिकल लेवल को थोड़ा अप कर दिया गया है कि नहीं नहीं भाई, अगर आपको कोई बात पता है तो अब बताना जरूरी है आपको, अदरवाइज योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. और आपकी साइलेंस फ्रॉड कहला रही है. इज साइलेंस अ फ्रॉड? तो कहते हैं इन दो लोगों की साइलेंस फ्रॉड है. मेरी आपकी जनरल माशरे में हमारी साइलेंस फ्रॉड नहीं है लॉ की नजर में. बात समझ आ रही? इन दो लोगों की साइलेंस भी फ्रॉड है. ठीक है ना? जरा एथिक्स के लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया. हमारा मजहब तो पहले ही वो तो कहते सबके लिए यही है, लेकिन जाहिर है इस वक्त तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कर रहे हैं. अच्छा जनाब, अब एक पास पेपर का सवाल देखते हैं. मुगल एंड दाऊद आर ट्रेडिंग इन राइस.
Dawood entered into a contract with Mughal for the purchase of 50 ton of rice. Dawood has private information of change in price, which would have affect the Mughals' willingness to enter into a contract. When the Mughal, through his own resources, come to know about the price, he accused Dawood of fraud and repudiated the contract. Under the provision of Contract Act 1872, explain whether Mughal is justified in predicating the contract. वो कह रहा है भाई कोई प्राइस में चेंज आ गई होगी, जैसे कोई मार्केट में प्राइस कम आ रही है, जैसे आजकल चले यहाँ राइस लिखा हुआ, मैं जब इस एग्जांपल को कहीं रीड्राफ्ट करूंगा तब किसी टेस्ट में किसी उसमें, तो जाहिर है ये चीज थोड़ी आज के दौर में ले आएंगे, जैसे सोलर पैनल्स, ठीक है। सोलर पैनल की प्राइस आज से एग्जैक्टली 2 महीने पहले कोई 90 रुपीज पर वॉट चल रही थी, जो आज की तारीख में कोई 60 रुपीज पर वॉट आ चुकी है, ड्यू टू करेंसी एंड थिंग। डॉलर की जो नीचे आया डॉलर, उसका इंपैक्ट और बाकी कुछ डिमांड एंड सप्लाई का इंपैक्ट। आप आजकल सोलर लगवा रहे हो और उसने आपको 60 रुपए प्राइस कोट की, आपकी और उसकी निगोशिएशन हो गई, इसके दरमियान ही प्राइस और गिरकर 50 रुपए वॉट हो गई। क्या सामने वाला बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है? ठीक है ना। ये वाला सवाल उसने राइस की शक्ल में पूछा, ठीक है ना। अटेम्प्ट है 2018 की अटेम्प्ट है, ठीक है ना, 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स का मतलब है वही फिटेड फॉर Iraq method. We can use Iraq method. It is not necessarily we will always use Iraq method. अब आई कैप का आंसर कैसे था? No, Mughal is not justified in repudiating the contract. Dawood is not bound to disclose the information to Mughal as the relationship existing between them is not of utmost good faith, yani fiduciary relationship. Mere silence as to fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not fraud unless there is a duty to disclose such fact or where silence is equivalent to speech. अब फिर जरा रिविजिट करें। बंदा कहता है भाई आपको पता है ना कि आज रेट 60 रुपए ही चल रहा है। बंदा खामोश रहा। आपने क्या assumption ली कि हाँ वो कंफर्म कर रहा है भाई आज का रेट 60 रुपए ही है और अब आज का रेट 50 रुपए था, अब फ्रॉड हो गया जी। नहीं, अगर बाहर निकल के अगर कोई ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब है अगर कोई एक्टिव मार्केट है, बाहर कोई रेट अवेलेबल है, फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल, ठीक है ना, या चेंज अभी आ रही है और इन लोगों को पता है, ठीक है ना, इन लोगों को पता, फिर ऐसी बात हो सकती है। हमने सिनेरियो में जितना बताया गया वैसे assumption लेके चलनी है, ठीक है ना। ये नहीं बताया गया कि भाई बाहर मार्केट में अवेलेबल है नहीं है, हमने बस उस सिनेरियो की हद तक हमने उस वाली बात को लेकर चलना है। अब ये एक बड़ा वीक आंसर लिखा हुआ है, आई कैप का अपना आंसर है 2018 का, लेकिन हम इसे रीड्राफ्ट करते तो क्या करते, क्योंकि 4 मार्क्स थे, हम पहले सिचुएशन बताते यानी इशू बताते कि इशू क्या है। इशू में हम लिखते वेदर द साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट, फिर हम उसके ऊपर रूल लिखते, फिर हम उसको करते। इतनी जगह में ही हम जरा बेटर वे से इसको ड्राफ्ट कर रहे होते, इसको लेकर चल रहे होते। तो फिर आपके जिम्मे आज आ गया द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज पुअर एज ओनली 11% कैंडिडेट सिक्योर्ड पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। वो कह रहा इस सवाल में सिर्फ 11% बच्चे पास हुए थे, यानी 11% बच्चों ने 2 मार्क्स लिए थे, बाकी इससे ज्यादा जो बच्चे थे कितने 89% बच्चे वो हैं जो इसमें से 2 मार्क्स नहीं ले सके। तो मैंने दानिस्ता ये रिप्रोड्यूस की हुई है सारी बातें आपको, ताकि आपको पता चले कि हमने किस चीज की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कहां से चीजों को पकड़ना। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे ये कहा था कि हम क्लास 5 मिनट गैप के बाद शुरू कर दिया करेंगे, यानी 50 मिनट पर क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आपने कोशिश करनी है
कि आप उससे पहले पहले पहुंच जाएं ताकि आपका लॉस ना हो। जो हम शुरू में आके रिवाइज कर रहे होते हैं, चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं और अपग्रेड कर रहे होते हैं, एक कॉन्सेप्ट को फिर अपलिफ्ट करते हैं। पहले दिन हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल पर नहीं लेके जाते, फिर अगले दिन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो वो सारे बच्चे जो लेट आते हैं फिर वो इस सारी फिलॉसफी से बाहर निकल जाते हैं। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। यहाँ से आगे चलो।